हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वर्षा चौधरी और आप सभी का स्वागत है एड्यूटैप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज विजय बैच के डे 31 के जनरल स्टडीज पेपर 1 के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव है कि आप अपनी मेंस आंसर राइटिंग को इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर सके, आप इतने अच्छे वेल फ्रेम्ड एनरिच्ड और वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर लिख सके कि आपका बहुत अच्छी रैंक आए हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्जाम में। ओके, सो ये आप कैसे कर सकते हैं? ये आप एक 3 स्टेप फॉर्मूला के साथ कर सकते हैं, जो कि हमने पहले ही एक वीडियो में डिस्कस कर चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो वंस एंड चेक दैट वीडियो। उसका लिंक आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा। ओके, नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स कम ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इस वीडियो में हम जीएस पेपर 1 सब यूनिट 3 सब यूनिट 1 का क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, comment on the changing nature of institution of family in the contemporary Indian society। सो यहाँ पर गाइज आप पहले कीवर्ड्स को पकड़ेंगे। पहले आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन का एसेंस क्या है, वो आपको कैसे पता चलेगा? कीवर्ड से। सो यहाँ पर कीवर्ड्स क्या होंगे? चेंजिंग नेचर, किसके? फैमिली के। ना किस बैकग्राउंड में बात की जा रही है? वो है कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी की। सो गाइज आपको अपना आंसर जो है ना इस तरह फ्रेम करना है कि आप इन सारी डायमेंशंस को टच करें। आप चेंजिंग नेचर के बारे में बताएंगे, इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली के किसके बैकग्राउंड में? कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी के बैकग्राउंड में। आज के टाइम पे जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी जिस तरह से फंक्शन करती है, उसके बैकग्राउंड में बताएंगे। तो ये एक 4 मार्क का क्वेश्चन है। तो इसमें आप जो है एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं 1 to 2 लाइन का, पर इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इंट्रोडक्शन कंक्लूजन दे 4 मार्क क्वेश्चन में। आप देते हैं तो दैट्स योर ऑन डिस्क्रिप्शन, लेकिन हमारा फोकस पॉइंट्स पर रहेगा। तो चेंजेस को आप स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात करते हैं, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली में चेंजेस आए हैं, तो क्या कह सकते हैं कि फैमिली पहले न्यूक्लियर नहीं होती थी, अब ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिली देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ रेडियस ऑफ किनशिप रिलेशंस है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। यानी पहले जो रिश्तेदारियां होती थी वो बहुत ही ज़्यादा वेल एक्सपेंडेड होती थी, बहुत दूर दूर के रिश्तेदारों से अच्छे रिलेशन रखे जाते थे, रेगुलर कम्युनिकेशन होता था। लेकिन आज के टाइम में हम फैमिली में ये नोटिस करते हैं कि जो रिश्तेदार है वो, जो रिश्तेदारों की कम्युनिटी है, जो किनशिप रिलेशनशिप का रेडियस है वो बहुत ही कम हो गया है। द थर्ड चेंज इज कि फैमिली के एज स्ट्रक्चर में काफ़ी चेंज आ रहा है। पहले फैमिली का जो एज स्ट्रक्चर होता था उसमें जो जनरेशन गैप है वो कम होता था, लेकिन आज के टाइम पे बिकॉज पीपल आर हैविंग चिल्ड्रन एट अ वेरी लेट एज, इस वजह से जो पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में एज गैप है वो बढ़ गया है। इससे फैमिली के जो एज स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आया है। सॉरी। ना टॉकिंग अबाउट द फंक्शनल चेंजेस, तो फंक्शनल चेंजेस में आता है जो बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, जो एटीट्यूड में चेंज आया है। एज इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली के एटीट्यूड में क्या चेंज आया है, हम उन्हें फंक्शनल चेंजेस में डिस्कस करते हैं, उन्हें वहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो वुमेन को फ्रीडम दी जाती थी पहले, वो फैमिली में कम थी। आज जो लिबरलाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन है, वेस्टर्नाइजेशन है, इस वजह से वुमेन की फ्रीडम में थोड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। ओके, वो अपने इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, वो एजुकेशन ले सकती हैं आज के टाइम पे। सो ये फंक्शनल चेंज है। जो सेकंड फंक्शन चेंज है वो है पोस्ट पिबर्टी मैरिजेस। पहले चाइल्ड मैरिज हुआ करती थी, प्री पुबर्टी मैरिज होती थी। आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि जो मैरिज है, फैमिली के अंदर जो मैरिज रिलेशन बनाए जाते हैं वो पोस्ट पुबर्टी में होते हैं ज़्यादातर। साथ ही साथ लिबरलाइजेशन एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रैक्टिस टुवर्ड्स सेक्स, जो सेक्स की प्रैक्टिस है यानी जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है उनकी तरफ फैमिली का जो एटीट्यूड है थोड़ा लिबरलाइज हो गया है। पहले बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रेन और कंट्रोल होता था। इसका एग्जाम्पल है लिव इन रिलेशनशिप। आज के टाइम पे लिव इन रिलेशनशिप इंडियन सोसाइटी में देखने को मिल रहे हैं। उससे हम कह सकते हैं कि जो फैमिली का एटीट्यूड है टूवर्ड्स सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, वो चेंज हो चुका है। तो ये बात हो गई चेंजेस के। नाउ कमिंग ऑन टू आवर सेकेंड क्वेश्चन। जो सेकेंड क्वेश्चन है वो किनशिप, सोशल इंस्टीट्यूशन के किनशिप पे बेस्ड है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय किनशिप एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन? ठीक है, आप किनशिप से क्या समझते हैं एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन? ये हमारे कीवर्ड्स हो गए। बहुत ही डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, किनशिप रिलेशनशिप को, किनशिप इंस्टीट्यूशन को बताना है एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है वो। तो यहाँ पे आप एक डेफिनेशन दे देंगे सबसे पहले, उसके बाद थोड़ी बहुत जो कैरेक्टरिस्टिक्स है किनशिप की वो बता सकते हैं। तो किनशिप रिलेशनशिप जो है वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है
वेल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जहाँ पे स्टेटस, रोल और रिलेशनशिप डिफाइन होते हैं। ये किनशिप रिलेशनशिप बनती कैसे है? जब दो फैमिलीज के बीच में मैरिटल रिलेशनशिप बनते हैं तो उससे किनशिप रिलेशनशिप डेवलप होती है। तो किनशिप रिलेशनशिप हम लोग प्राइमरी भी होती है, सेकेंडरी भी होती है, टर्शरी भी होती है, डिस्टेंट भी होती है। साथ ही साथ दो तरह की भी होती है जहाँ पे एफाइनल और कंसाइग्नल भी होती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये भी बता देंगे कंसाइग्नल किनशिप रिलेशनशिप कौन से होते हैं, एफाइनल कौन से होते हैं। कंसाइग्नल होते हैं जो हमारे ब्लड रिलेशनशिप होते हैं, और एफाइनल होते हैं जो मैरिटल रिलेशनशिप की वजह से हमारी रिश्तेदारियां बनती हैं, उन्हें एफाइनल बोलते हैं। तो आपने बहुत ही स्मॉल और कॉम्पैक्ट तरीके से आपने कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दी किनशिप रिलेशन इंस्टीट्यूशन की, साथ ही साथ आपने डिफाइन भी कर दिया। आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नाउ कमिंग ऑन टू आवर थर्ड क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैरिज। हम लोग मैरिज की फॉर्म्स के बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पे। उसके साथ ही व्हाट आर द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इन इंडिया। सो गाइज इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, आप दोनों ही पार्ट को लिंक करेंगे, दोनों ही पार्ट को आंसर देंगे, साथ ही साथ देयर शुड बी अ लिंक बिटवीन देम। ठीक है, ऐसे सेपरेट आंसर नहीं करते हैं। सो लेट मी टेल यू आप कैसे करेंगे। अब ये 8 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप सबसे पहले, बिकॉज मैरिज एक कॉमन इंस्टीट्यूशन, एक मैरिज जो है वो एक कॉमन टॉपिक है पूरे क्वेश्चन में, दोनों ही पार्ट में। तो पहले आप मैरिज को डिफाइन करेंगे, एक डेफिनेशन देंगे मैरिज की कि मैरिज है क्या। उसके बाद फिर हम आते हैं अपने फर्स्ट पार्ट पे जहाँ पे फॉर्म्स ऑफ मैरिज जिसके बारे में पूछा गया है। तो आप यहाँ पर फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस बताएंगे। मैंने आपको यहाँ पे डायग्रामेटिकली भी बताया हुआ है, साथ ही साथ मैंने आपको यहाँ पे लाइंस भी दे दी है, फॉर्डर मटेरियल भी दे दिया है। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप ऐसे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, या फिर आपका आंसर वेल स्ट्रक्चर्ड और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं। और इसी डायग्राम में यहाँ पर जैसे ये फॉर्म्स ऑफ मैरिज है, पोलोगामी, मोनोगामी, पॉलीगाइनी, पॉलीएंड्री, फिटर्नल पॉलीएंड्री, देन नॉन फिटर्नल पॉलीएंड्री, यहीं पर आप इनकी एक एक लाइन की डेफिनेशन दे सकते हैं। यहीं पर आप नीचे एक लाइन की डेफिनेशन दे देंगे जो आपको मैंने फॉर्डर मटेरियल में ऊपर प्रोवाइड करी है। ठीक है, तो आप इसे इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि आपको आंसर में एग्जैक्टली लिखना है, आई एम टेलिंग यू हाउ टू राइट दैट आंसर। अगर ये क्वेश्चन आता है, बिकॉज वो सबको पता होता है, ये फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस पूछी है, आपको फॉर्म्स पता है तो आप उन्हें लिख लो। आई एम टेलिंग यू हाउ यू शुड राइट इट टू गेन मोर मार्क्स। ओके, तो आप अगर ये डायग्राम बनाएंगे, साथ ही साथ नीचे ही एक्सप्लेन कर देंगे, तो आप कम वर्ड लिमिट्स में सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे आंसर में। ओके, नाउ कमिंग टू दिस सेकेंड पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट में वो क्या पूछ रहा है कि क्या चेंजेस है जो आज इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में आज के टाइम पे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम चेंजेस पे फोकस करते हैं। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि जो मैरिज है वो चेंजिंग इंस्टीट्यूशन है, बहुत ही डायनेमिक है, वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। तो हम चेंजेस को फिर आप डायरेक्टली बता सकते हो पॉइंट्स में। ठीक है, ट्राई टू राइट इन पॉइंट्स इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ्स। आप पैराग्राफ में भी लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हाईलाइट योर पॉइंट ताकि जो एग्जामिनर है उसको इजीली समझ में आ सके, वो पॉइंट को निकाल सके कि आपने कहाँ पे अपना स्ट्रेंथन या मतलब जो मेन क्वेश्चन का पॉइंट है वो कहाँ दिया है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू जो अब चेंजेस है वो कैसे है। फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट ऑफ मैरिज, यानी जो मैरिज का ऑब्जेक्टिव होता था, एम होता था, वो पहले क्या होता था, एक धर्म या सोशल ड्यूटी मानते थे। आज के टाइम पे वो चेंज हो चुका है, वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे ज़्यादा बेस्ड है। ठीक है, लोग शादी क्यों कर रहे हैं, कंपेनियनशिप के लिए कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे कि हमारी कोई सोशल ड्यूटी है, धर्म ही है इसलिए हमें करनी है। तो जो ऑब्जेक्टिव था मैरिज का वो आज के टाइम पे चेंज हो चुका है। आप और साथ ही साथ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ यू आर प्रेजेंटिंग एनी आर्ग्यूमेंट, अगर आप कोई आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं उसके साथ या तो आप डेटा दें या फिर कोई एग्जाम्पल से अपने आर्ग्यूमेंट को सब्सटैंशिएट करें ज़रूर। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि उससे ही पता चलता है ना कि हाँ आपको क्लैरिटी है, आप जो बोल रहे हो आपको पता है कि हाँ ये बात सही है, हम ये चीज़ देखने को सोसाइटी में मिलती है। नाउ कमिंग ऑन टू सेकेंड चेंज क्या है, प्रोसेस ऑफ मेड सिलेक्शन। पहले जो शादी में मेड सिलेक्शन होता था, ठीक है, लड़का या लड़की देखने का जो प्रोसेस होता था वो पूरा फैमिली सेंट्रिक होता था, उसमें लड़का और लड़की को इन्वॉल्व नहीं करते थे। आज के टाइम पे ये चेंज देखने को मिलता है। थर्ड इज फॉर्म ऑफ मैरिज। जो फॉर्म्स ऑफ मैरिज है वो इवॉल्व हो चुकी है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है, ऐसे आप डायरेक्टली उन्हें कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ हाइपोगैमी और हाइपरगैमी मैरिजेस भी देखने को मिलती है, यानी
सो कॉल्ड हायर कास्ट के जो लड़के हैं वो लोअर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट की लड़की से शादी कर लेते हैं। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, हाइपोगैमी और हाइपोगैमी बोलते हैं। और ये सारी जो फॉर्म है ये अब देखने को मिलती है, पहले नहीं होती थी। नाउ कमिंग ऑन टू दी फोर्थ चेंज, दैट इज चेंज इन द एज ऑफ मैरिज। वो तो अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि जो पहले शादियां होती थी वो बहुत कम एज में हो जाती थी, आज के टाइम पे जो एज है वो बढ़ गई है, एज ऑफ मैरिज जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं मैरिज के अंदर। फिफ्थ इज इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ मैरिज। जो पहले क्या होता था कि मैरिज ना बहुत ही एक्सपेंसिव अफेयर होता था, फाइनेंशियल बर्डन होता था फैमिली के ऊपर। आज के टाइम पे भी है, लेकिन काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल रही है। जैसे कि डाउरी इतना नेसेसरी नहीं रह गया है, आज भी है सोसाइटी में देखने को मिलता है, लेकिन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है। और आज के टाइम पे लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं जस्ट टू सेव मनी, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव अफेयर नहीं रह गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट था मैरिज का वो चेंज हो चुका है। साथ ही साथ स्टेबिलिटी ऑफ मैरिज, आप यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट और एंटी डाउरी एक्ट भी मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टेबिलिटी ऑफ मैरिज में आप क्या बताओगे, आप ना नेगेटिव पॉइंट नहीं दोगे, ये बताओगे कि स्टेबिलिटी ऑफ मैरिज पहले कॉम्प्रोमाइज मैरिज होती थी, आज के टाइम पे लोग इन्वॉल्व हो गए। अगर डिफरेंसेस होते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो उसी में स्टक होके रह जाएंगे। ठीक है, तो स्टेबिलिटी, जो इक्विलिब्रियम है, जो बैलेंस है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आप ये बताओगे, लास्ट में आप एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दे दोगे। तो इस तरह से आपको इस आंसर को लिखना है ना। कमिंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन, fourth one, that is, what are the causes of communalism in post independent India and suggest effective measures to combat communalism। तो यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है, कॉम्युनलिज्म के बारे में आपको बताना है, किसके बैकग्राउंड में बताना है, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में बताना है। तो ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी एग्जाम्पल या फिर कोई भी आर्ग्यूमेंट ऐसा ना लिखें जो कि प्री इंडिपेंडेंट इंडिया से रिलेट करता हो। आपके सारे आर्ग्यूमेंट और जो एग्जाम्पल्स होने वाले हैं पोस्ट इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में होने चाहिए। साथ ही साथ सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है वो आपसे, मेजर्स बताओ कॉम्युनलिज्म को कॉम्बैक करने के लिए। तो ये पूरा कॉम्युनलिज्म टॉपिक इसमें इन्होंने कवर कर लिया है, बस किसके बैकग्राउंड में कवर किया है, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के बैकग्राउंड में कवर किया है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले एक डेफिनेशन या कोई स्टेटमेंट या कोट देंगे या फिर डेटा भी दे सकते हैं। मैंने कोट दिया है, ये राम आहूजा जी का कोट है कॉम्युनलिज्म के ऊपर। उसके बाद आप बताओगे कि कॉम्युनलिज्म है क्या। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आप कॉम्युनलिज्म के बारे में बता दोगे। उसके बाद फिर कॉम्युनलिज्म होता कैसे है। आई हैव टोल्ड यू कि अगर आप अपने आंसर्स में डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए, रिलेवेंट डायग्राम होना चाहिए जिससे कि आपको पता चल रहा हो कि क्या हो रहा है। तो मैंने ये जो डायग्राम बनाया है इसमें आई हैव एक्सप्लेन कि कॉम्युनलिज्म कैसे हो रहा है, बहुत ही सटल तरीके से बता सकते हैं, बहुत ही स्ट्रैटेजिक वे में, कि पहले कॉमन और इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। ठीक है, दो आइडेंटिटी होती है सबकी, एक मेरी इंडिविजुअल आइडेंटिटी, एक मेरी कॉमन आइडेंटिटी है। कॉमन आइडेंटिटी क्या है मेरी, कि आई एम एन इंडियन सिटीजन। ओके, मैं एक इंडियन नेशनल हूँ, तो मेरी एक नेशनल आइडेंटिटी है जो सबके साथ मैच करती है। ओके, सो मैंने ये बताया, इसमें हमने पहले क्या बताया कि कॉमन आइडेंटिटी जो होती है वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी से ऊपर रहती है। ओके, उसके बाद फिर धीरे धीरे लोग वैल्यू अटैच करने लगते हैं। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होने लगता है। तो जब भी कॉमन आइडेंटिटी और इंडिविजुअल आइडेंटिटी के अंदर रिफ्ट जनरेट होगा, तो जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी होगी वो ऊपर आ जाएगी कॉमन आइडेंटिटी से। और जब ये आइडेंटिटी, इंडिविजुअल आइडेंटिटी कॉमन आइडेंटिटी से ऊपर आ जाएगी, तभी कॉम्युनलिज्म की फीलिंग जनरेट होगी या फिर बढ़ेगी। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो ये बात होगी कॉम्युनलिज्म हो कैसे रहा है। अब हम क्या करेंगे, पोस्ट इंडिपेंडेंट में रीजंस बताएंगे एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल कोट करते हुए कि इस वजह से पोस्ट इंडिपेंडेंट टाइम पे कॉम्युनलिज्म हैपन हो रहा है। मैंने इसे डिवाइड कर दिया पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, हिस्टोरिकल, सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के अंदर, और साथ ही साथ एग्जाम्पल भी दिए। आप और भी तरीके से इसे कर सकते हो, टाइम के साथ डिवाइड कर सकते हो, क्रोनोलॉजिकली बता सकते हो, एग्जाम्पल पहले कोट कर सकते हो तब बता सकते हो, इट इज अप टू यू। बट आपका आंसर जो है वो वेल स्ट्रक्चर्ड और वेल फ्रेम्ड होना बहुत जरूरी है, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, रिलेट करना चाहिए। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड पार्ट कि सॉल्यूशन क्या है।
ठीक है। तो हम मेजर्स में भी बता सकते हैं कि इमीडिएट मेजर जो अभी तुरंत हमें लेने की ज़रूरत है इस कॉम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने के लिए, साथ ही साथ अदर मेजर्स में भी आप बता सकते हो। ठीक है। तो इमीडिएट मेजर में हम क्या बोल सकते हैं कि हमें पीस कमेटी अभी बनानी चाहिए इमीडिएटली, साथ ही साथ स्टेट्स को न्यूज़ स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी चाहिए, साथ ही साथ फेक न्यूज़ और प्रोवोकेशन न्यूज़ होती हैं जिनकी वजह से लोगों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो जाता है, कॉम्युनल फीलिंग्स जनरेट होती है, उनको सुपरवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे इमीडिएट मेजर हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप अदर मेजर्स में बता सकते हो कि हमें एक ऐसी वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन देने की ज़रूरत है, क्योंकि गाइस ये जो मेजर है ना, इसका इफेक्ट अभी देखने को नहीं मिलेगा, आगे आने वाली जनरेशन्स में देखने को मिलेगा। ठीक है। और फिर सेकंड पॉइंट में मैंने बताया कि गाइडलाइंस एडमिनिस्ट्रेटर्स को देनी चाहिए कि आपको कैसे हैंडल करना है अगर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। साथ ही साथ हमें इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ या फिर अदर कंट्रीज़ है उनमें कोई अच्छा मॉडल है, जैसे कि मलेशिया में एक मॉडल अडॉप्ट किया जाता है जिसको मेसरा भी बोलते हैं। ठीक है, हम उसे अडॉप्ट कर सकते हैं, उनके एग्जाम्पल से सीख सकते हैं कि उन्होंने कैसे हैंडल किया है कॉम्युनल कॉन्फ्लिक्ट को अपनी कंट्रीज़ में। ठीक है। उसके अलावा प्रोएक्टिव अप्रोच बाय नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी, इसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये क्या करेगा, जो विक्टिम्स है कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट के उनके रिहैबिलिटेशन में हेल्प करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो विक्टिम्स होते हैं उनके मन में ये फीलिंग जनरेट हो जाती है, एंड ये फीलिंग ना लेटर ऑन आके कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट को और आगे प्रोपोगेट करती है, तो ताकि उनका रिहैबिलिटेशन हो सके। ठीक है, इस वजह से हमें ऐसी कमीशंस को या कमिटीज़ को इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है। साथ ही साथ एक लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, हमें लॉज बनाने बहुत ज़रूरी है इससे रिलेटेड। ओके, सो गाइस, ये हो गया। लास्ट में आप एक कंक्लूजन दे देंगे जो कि ये बताएगा कि हाँ, वी कैन स्टिल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि कॉम्युनिज्म ख़त्म नहीं किया जा सकता। इंडियन सोसाइटी बहुत टाइम से, लंबे टाइम से सर्वाइव करती आ रही है अपनी सारी डाइवर्सिटी के साथ में, तो हम आज भी सर्वाइव कर सकते हैं। सो डैट वाज ऑल। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा और आप बहुत ही अच्छे, बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड आंसर लिख पाएंगे। थैंक यू सो मच।